अरे वाह निशा, क्या बात है। अब तो हमारी तरह तेरी भी शादी हो जाएगी और तू ससुराल में सुबह शाम बर्तन मांजा करेगी। अरे ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा ससुराल थोड़ा बड़ा है, पर मेरी जिठानी और ननद बहुत अच्छी है। वो मेरे घर के कामों में बहुत मदद करवाएंगी और मैं तो खुश हूँ कि मेरी भी डोली उठेगी। हाँ हाँ, शादी से पहले सबको ऐसे ही अच्छा अच्छा सा लगता है, पर शादी के बाद जब सच्चाई से सामना होता है ना, तो हर लड़की बस रोती ही रहती है। निशा की दोस्त नंदिनी उससे मजाक कर रही होती है, पर निशा पर कोई असर नहीं होता। कुछ दिनों के बाद निशा की शादी चिराग नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद निशा बहुत खुश थी, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही निशा की सास उसे सुबह 4 बजे उठाने के लिए उसके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। बहू उठ जा। अरे हमारे घर में सब सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं और बहू सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम कर लेती है, और तुझे देख, तू तो अभी तक सो रही है। अरे बहू उठ जा। अरे निशा, उठ जाओ ना, मुझे भी भूख लग रही है। जाओ ना, जाकर खाना बनाओ। पर मेरी पहले रसोई की रस्म तो हो गई है ना, और अब इतनी सुबह सुबह कौन खाना खाता है। अरे हम खाते हैं, अब जल्दी उठो वरना माँ यहाँ से हिलेगी नहीं, और मुझे बहुत नींद आ रही है। चिराग जबरदस्ती निशा को उठाता है और निशा आंख मलते हुए रसोई में जाती है, जहाँ उसके सास उसे सारा काम समझा देती है। बेचारी निशा अकेले ही सारा खाना बनाती है, और जैसे ही वो खाना बनाकर हटती है, सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर आ बैठता है। अरे बहू, तुम कमरे में कहाँ जा रही हो? खाना बना लिया है तो हम सबको परोस भी दो ना। वो ससुर जी, मुझे थोड़ा सा काम था। रागनी दीदी, क्या आप खाना परोस दोगी? अरे निशा, इतने सालों से तो मैं ही इस घर को संभालती आ रही हूँ। अब मैं घर संभालूं या अपने 7 महीने का ये बच्चा देखूं? देखो ना कितना रो रहा है। तुम अपना काम बाद कर लेना, पहले घर वालों को खाना ही खिला दो। हाँ भाभी, जल्दी से खाना लगाओ ना, भूख से तो मेरी जान ही निकली चली जा रही है। अरे कैसा परिवार है, इतनी सुबह खाना कौन खाता है? अभी तो 5 भी नहीं बचे और इन लोगों के पेट में चूहे कूदने लगे। यहाँ मेरी नींद से आंखें फट रही है और इन्हें खाने की पड़ी है। निशा मन ही मन में अपने परिवार वालों को बुरा भला बोल रही होती है। निशा सबको खाना देने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, पर जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसके कानों में उसके सास विमला की आवाज आती है। छोटी बहू, अरे छोटी बहू, सुबह के 7 बज गए हैं, जल्दी से सबके लिए लंच तैयार कर दे, और हाँ, सबके लिए आलू का पराठा बना दे। जाते हुए सब एक एक पराठा भी खा लेंगे। अरे अभी 2 घंटे पहले ही तो सबने ठूस ठूस कर खाना खाया था, और अभी इनको फिर से भूख लग गई। निशा, किचन में खाना पकाते हुए दूध भी गर्म कर देना, मुझे छोटू को भी पिलाना है, इसने काफी देर से दूध नहीं पिया। अरे ये मैं कहाँ आकर फंस गई। सही कहती थी मेरी सहेलियां। हे भगवान, तूने क्या मेरी पूरी जिंदगी में लोगों के लिए खाना बनाना ही लिखा है। इतना बोलकर निशा फिर से मुंह बनाकर रसोई में जाती है और पूरे परिवार वालों के लिए खाना बनाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, और अब ऐसे ही निशा रोज सुबह 4 बजे उठकर घर वालों के लिए खाना बनाती है। और ऐसे ही एक सुबह कितनी नींद आ रही है, आंख भी नहीं खुल रही। उस छोटू के बच्चे को चुप करवाने के चक्कर में मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई हूँ, और अब इनके लिए खाना बनाना पड़ रहा है। ऊपर से मेरी वो कामचोर जिठानी जब भी काम की बात आती है, गोद में बच्चा लेकर बैठ जाती है। निशा नींद में खुद से बातें करते हुए सब्जी काट रही होती है, और तभी नींद आने की वजह से उसकी उंगली कट जाती है। ओ मम्मी, मेरी तो उंगली कट गई। बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं मिर्ची कैसे काटूंगी? एक काम करती हूँ, जिठानी जी को बोल देती हूँ, वही सब्जी काट देंगी। निशा सारी सब्जी लेकर अपनी जिठानी रागनी के पास जाती है, और ना चाहते हुए भी रागनी को निशा के कामों में मदद करवानी पड़ती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, और फिर एक दिन नींद में खाना बनाने के चक्कर में गरम तेल के छींटे निशा के हाथों पर गिरते हैं। ओए माँ, मेरा तो हाथ ही चल गया। हाय, बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। अब मैं क्या करूँ? निशा, मुझे समझ नहीं आता कि कभी तुम्हारा हाथ चल जाता है तो कभी तुम्हारी उंगली कट जाती है। ये सब आखिर कैसे होता है? कहीं तुम जानबूझकर तो नहीं करती? भाभी, अब छोटी भाभी नींद में काम करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा तो चला है। निशा, खाना बनाने में इतना तो चलता ही रहता है।
हमेशा की तरह आज भी रागनी और उसकी ननद पूजा सारा काम निशा के ऊपर छोड़कर चली जाती है और इसी तरह निशा जख्मी हालत में भी सबके लिए खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा सबके लिए नींद में सब्जी बना रही होती है, जिसकी वजह से उसकी सब्जी जल जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? कल रोटी जल गई और आज सब्जी जल गई। इन भुक्कड़ों को किसे चढ़ने के लिए दूं? मुझे तो समझ ही नहीं आता ये लोग इंसान है या जानवर। और अगर इंसान है तो कैसे इंसान है जो सुबह 4 बजे से ही जानवरों की तरह चढ़ने लग जाते हैं। अरे इनका मुंह भी नहीं थकता और ऊपर से इनकी फरमाइशें तो देखो, सुबह सुबह इनको पूरी खीर खानी होती है। अरे आखिर इतनी सुबह ये सब कौन खाता है? इनकी वजह से कहीं किसी दिन मैं पागल ही ना हो जाऊं। निशा अपने घर वालों की हरकतों से परेशान हो जाती है और फिर जल्दी से जली हुई सब्जी फेंक कर तो उसे सब्जी बनाती है। जहाँ एक तरफ निशा सुबह 4 बजे उठकर सभी के लिए खाना बना रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ रागनी अपना छोटा बच्चा लेकर हमेशा काम से बचने की कोशिश करती है। और ऐसे ही एक दिन निशा की तबीयत खराब हो जाती है और जब विमला उसे उठाने आती है तो चिराग उसे कहता है, माँ, आज निशा की तबीयत बहुत खराब है, आज इसे आराम करने दो। अरे बेटा, जरा सी तबीयत ही तो खराब है, बहू दवा खाकर खाना बना लेगी। अगर बहू खाना नहीं बनाएगी तो इतने सारे लोगों के लिए कौन खाना बनाएगा भला? माँ, घर में भाभी भी तो है ना। जब से निशा इस घर में आई है, इसका हाथ जले या हाथ कटे, आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज निशा की तबीयत खराब है और मैं ऐसी हालत में से कोई काम नहीं करने दूंगा। निशा मेरी पत्नी है और मुझे इसकी सेहत का ख्याल है और मैं इसे ऐसी हालत में काम नहीं करने दूंगा। अरे चिराग बेटा, रागनी के हाथ में तो छोटा बच्चा है और वो इतने छोटे बच्चे के साथ कैसे काम करेगी भला? माँ, छोटू 7 महीने का हो चुका है और छोटू का आप और पूजा भी तो संभाल सकते हो। चिराग की ऐसी बातें सुनकर विमला मुंह बनाते हुए खुद रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। आज बहुत समय बाद विमला ने खाना बनाया था, इसीलिए उससे खाने में मसाला ज्यादा हो जाता है और खाने में मसाला ज्यादा होने की वजह से उसके पति और बेटी पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? इससे तो मेरे पेट में दर्द हो गया है। अब जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ माँ। हाँ, तुमने समय पर डॉक्टर को नहीं बुलाया तो हम तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अरे बुला रही हूँ डॉक्टर को, आप लोग डरो तो मत। फिर विमला जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आकर पूजा और इसके पिता का चेकअप करते हैं और कहते हैं, माता जी, पूरे दिन तेल मसाले वाली चीजें खाओगे तो तबीयत तो खराब होगी ना। अरे सुबह के टाइम पे लोग खाली पेट में गुनगुना पानी पीते हैं या कुछ हल्का खाना खाते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप लोगों के घर में सुबह 4 बजे से ही खाना खाना शुरू हो जाता है। माँ जी, अगर ऐसे ही खाना खाओगे तो आप सबका शरीर आने वाले वक्त में फूल जाएगा और बीमारियों का घर बन जाएगा। अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो 3 वक्त का खाना खाना शुरू करो, ना कि सुबह 4 बजे से। आप क्या समझाना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं सब समझ गई हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुबह 4 बजे से खाना खाना बंद कर देंगे और समय पर खाना खाएं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। चलो माँ, आपको किसी की बात तो समझ आई। निशा, आज तो तुम बहुत ही खुश होगी। हाँ, खुश तो मैं हूँ क्योंकि अब मैं भी आराम से सो सकूंगी और टाइम पर उठकर सबके लिए नाश्ता बना सकूंगी। पर डॉक्टर पूजा को दवाई के साथ साथ सख्त हिदायत देकर जाता है, जिसके बाद विमला सुबह 4 बजे खाना बनाने का नियम खत्म कर देती है और उनके घर में भी अब 3 टाइम का खाना बनता है, जिससे सबसे ज्यादा खुशी अब निशा को मिलती है। मोहन जी खाने के टेबल पर बैठे थे, लेकिन उनका मुंह बना हुआ था, जिसे देख उसकी बहू उसे कहती है, क्या हुआ बाबूजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? लेकिन मोहन जी ने मुंह बनाया होता है, जिस पर उसकी बहू एकता उससे कहती है, क्या हुआ बाबूजी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप खाना भी सही से नहीं खा रहे। हाँ, अगर बूढ़ा ससुर घर में किसी खाने की फरमाइश कर ले तो सबका तो मुंह ही बन जाता है। तभी उसकी पड़ोसन गौरी आ जाती है। वो उनकी ये बातें सुन लेती है। गौरी कहती है, अब क्या दिक्कत हो गई आपको मोहन जी? अरे मोहन जी, मुझे बताइए, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले ही रहेंगे। अरे गौरी, तुम्हारा कैसे आना हुआ? वो मेरे घर में रात को फंक्शन है ना, तो उसी के लिए इनवाइट करने आई थी। मेरा बेटा विदेश से आया है, उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है ना, तो बस इसी खुशी में एक पार्टी रखी है।
अरे गौरी बहन, वहाँ मजे मजे के खाने तो होंगे ना? हाँ हाँ, आप फिक्र ही मत करें, मैंने आपके खाने का अच्छा इंतजाम किया है वहाँ। चले ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे मोहन जी, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके सामने ये बोलने की? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें यहाँ खाने को कुछ मिलता ही नहीं। तो मैंने कौन सा गलत बोला है? कौन सा मुझे यहाँ मेरी पसंद के खाने मिलते हैं और मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस अब रात के फंक्शन का इंतजार है। अरे बाबूजी, आप भी कुछ भी बोल देते हैं। पता नहीं एकता को कैसे लगा होगा। क्या करूं मैं आपका, वो तो अभी नई नई आई है। और फिर रोहान एकता के पास जाता है और उससे बात करता है। देखो एकता, तुम बाबूजी की बातों का बुरा मत मनाना। रोहान, मैं देख रही हूँ जब से वो पड़ोस वाले की बीवी उसे छोड़कर गई है ना, तुम बहुत इनसिक्योर हो गए हो। अरे रोहान, हमारा 1 साल का रिलेशन था और तब जाकर मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैंने ससुर जी की किसी बात का बुरा नहीं मनाया। और डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझे? फिर शाम को वो सब बन सवर कर फंक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे जल्दी करो, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये देखो, ये इंसान तो हर वक्त बस बाहर का खाना खाना ही चाहता है। कहीं वहां जाकर खाने पर टूट मत पड़िएगा आप, समझे ना? अरे आप लोगों का आज का कोटा पूरा हो गया है, तो अब चलें, देरी हो रही है। फिर वो सब गौरी के घर पहुंच जाते हैं, जहां गौरी खड़ी बाकी औरतों से कह रही होती है, देखो तो सही इस एकता को कैसे बन संवर कर आ गई है। अपने घर में खाना बनाना तो आता नहीं है और बेचारे बूढ़े ससुर को कुछ अच्छा बनाकर नहीं देती। ये सब बातें रोहान के कान में पड़ जाती है और वो फौरन अपनी माँ के पास आता है और उससे कहता है, माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। गौरी आंटी ने तो आग लगाना शुरू कर दी है। वो सब औरतों को एकता के खिलाफ कर रही है। हमें यहाँ से फौरन चलना होगा। फिर भावनी पेट दर्द का बहाना बनाती है और एकता फौरन से आती है। रोहान, हमें फौरन से घर जाना होगा। मैं माँ जी को दवा दे दूंगी, लेकिन ये ससुर जी कहाँ हैं? एकता इर्द गिर्द नजर दौड़ाती है तो मोहन जी एक टेबल से दूसरे टेबल पर कभी वो मटर पुलाव डाल रहे हैं तो कभी मटर की सब्जी। एकता मन ही मन में कहती है, अच्छा तो ससुर जी को मटर पसंद है। बाजार में मटर आ गए हैं, मैं इनके लिए मजेदार से मटर बनाऊंगी। फिर एकता अपने ससुर जी के पास जाती है और कहती है, ससुर जी, माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमें जल्दी से घर जाना होगा। अरे लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो मेरा पेट सही से भी नहीं भरा, अभी तो कुछ आइटम रहते हैं। ससुर जी, मैं वादा करती हूँ कल कुछ बहुत मजेदार सा बनाकर आपको जरूर खिलाऊंगी, लेकिन अभी तो चलें। फिर मोहन जी इनके साथ चला जाता है। उस रात एकता सिर्फ यही सोचती रहती है कि ऐसा क्या बनाऊं जो इसके ससुर को पसंद आ जाए। फिर सुबह उठते ही वो अपने शौहर को मटर लेने भेज देती है और कुछ देर के बाद वो मटर ले आता है। एकता मटर लेकर रसोई में जाती है और सोचती है, ऐसा क्या बनाऊं कि ससुर जी को पसंद आ जाए। मटर पुलाव और आलू मटर तो रात को ही खाए हैं, ऐसा करती हूँ मटर के पराठे बना देती हूँ, वो उन्होंने नहीं खाए। फिर वो सबके लिए मटर के पराठे बना देती है। मोहन जी मटर के पराठे देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वाह बहू, आज तो तूने दिल ही खुश कर दिया। अरे पता है, मेरी माँ इसी तरह मज़ेदार मटर के पराठे बनाया करती थी और मैं और मेरे दोस्त बहुत मज़े से खाते हैं। जीती रे बहू, आज तो तूने पुरानी यादें ही ताज़ा कर दी। तभी वहां पर गौरी आ जाती है और इनकी सारी बातें सुन लेती है। लेकिन ध्यान से भाई साहब, कहीं फ्रोजन मटर से आपकी तबीयत ही ना खराब हो जाए। नहीं गौरी आंटी, मैं सुबह ही बाजार जाकर ताज़ा मटर लाया हूँ, वो भी पूरे 200 रुपए किलो के भाव से। क्या कहा? सच में 200 रुपए किलो? फिर तो मैं भी ये पराठे चखना चाहूंगी। हाँ हाँ गौरी आंटी, क्यों नहीं, जरूर चखिए। गौरी भी पराठे खाकर अपनी उंगलियां चाटती ही रह जाती है, लेकिन बेचारी एकता के लिए एक भी पराठा नहीं बचता। और अगले दिन ऐसा क्या करूं कि ये एकता को बुरा साबित करूं। उसने तो लगता है अच्छी बहू बनने की कसम ही खा रखी है। अरे अभी तो इसे थोड़े से लोगों के लिए खाना बनाना पड़ा है ना, इसलिए इसने ये कर लिया। जब हम बहुत सारे लोग एक साथ उसके घर चले जाएंगे ना, तो फिर देखते हैं
कि कैसे वो ये सब कुछ मैनेज करेगी। उसने मेरे बेटे को इनकार करके उस रोहान से शादी की थी ना, तो मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन गौरी मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ एकता के घर आ जाती है। मोहन जी, आज मैं इन सबको आपके घर एकता के हाथ के बने हुए मटर के पराठे खिलाने आई हूँ। वो बनाकर खिलाएगी ना? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है भला। एकता बहू, इन सबको मजेदार मटर के पराठे बनाकर खिला दो। एकता जल्दी से रोहान को मटर लेने बाजार भेजती है और फिर सबके लिए बहुत सारे पराठे बनाती है। सब पेट भर कर पराठे खाते हैं। फिर इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन गौरी अपने पूरे परिवार समेत एकता के हाथ के बने हुए मटर के पराठे खाने आ जाती है। रोहान फिर जल्दी से मटर ले आता है और एकता इन सब के लिए ढेर सारे पराठे बना देती है। फिर गौरी जब अपने पूरे परिवार के साथ मटर के पराठे खाकर जाने लगती है तो एकता के सास भावनी गौरी से कहती है, अरे गौरी, देख लिया तुमने, तुम जो सबको कहती फिरती हो ना कि मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता। अरे आज इसने अकेले कितने सारे लोगों का खाना बना दिया है और तुम कहती हो मेरा बेटा कमाता नहीं है। अरे ये इतने लोगों का खाना मेरे ही बेटे की कमाई से बना है, जो कि आज तुम लोगों ने ये सब कुछ खाया है। अरे मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, तभी तो हमें इस तरह लोगों के घर घर जाके खाना खाना नहीं पड़ता। देखो गौरी, मैं तुम्हें ये सब कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदतें तो बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए तुम्हें कहना जरूरी था ताकि तुम आइंदा किसी की बुराइयां ना करती फिरो। और फिर इस तरह गौरी शर्मिंदा होकर अपने घर वापस चली जाती है और आइंदा किसी की बुराई नहीं करती।